नमस्कार, हिंदी सागर में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक व शेयर भी कीजिए। आज हम देखेंगे शब्द विचार। शब्द विचार में हम व्याकरण का अधिकांशतः हिस्सा पढ़ लेते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, मतलब शब्द, विकार, सभी चीज़ें हम करीबन इसमें व्याकरण का अधिकांश हिस्सा हम इसमें पढ़ लेते हैं। तो आइए आज हम देखते हैं शब्द विचार। शब्द विचार व्याकरण का वर्गीकरण हमने मुख्यतः 3 भागों में किया था: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। उसी के अंतर्गत हम आज देखते हैं शब्द विचार। यह हम जानते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्णों के योग से शब्द बनते हैं और शब्दों के योग से वाक्यों का निर्माण होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, वर्ण के योग से शब्द और शब्दों के योग से वाक्यों का निर्माण होता है। तो 2 या 2 से अधिक वर्ण मिलकर, 2 या तो शब्द की परिभाषा हुई कि जब 2 या 2 से अधिक वर्ण मिलकर कोई सार्थक रचना करते हैं, सार्थक मेल करते हैं, तो वह एक शब्द कहलाता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि क, ए, मैं और ए यह वर्ण है। क में ए का योग कै बनाता है और मैं में ए का योग मैं बनाता है। इस प्रकार यह एक शब्द बनता है कम, जिसका अर्थ निकलता है अल्प या थोड़ा, जिसका अर्थ होता है अल्प या थोड़ा। तो शब्द के निर्माण के लिए या शब्दों के निर्माण के लिए वर्णों का सार्थक मेल होना आवश्यक है। सार्थक का मतलब होता है, सार्थक का अर्थ होता है अर्थ के साथ, से धन अर्थ, अर्थ के साथ। सार्थक का मतलब होता है अर्थ के साथ। जब किन्हीं वर्णों का, जब 2 या 2 से अधिक वर्णों का मेल होकर वो कोई एक अर्थ निर्माण करते हैं तो वह शब्द कहलाते हैं। यह थी शब्द की परिभाषा। अब देखते हैं शब्द विचार पूरे का क्या मतलब होता है। जब शब्दों का हम सही लेखन, उच्चारण और उपयोग सीखते हैं, शब्दों का जब हम लेखन, शुद्ध उच्चारण और शुद्ध उपयोग सीखते हैं, शुद्ध प्रयोग करना उनका सीखते हैं, तो वह जिसके अंतर्गत हम सीखते हैं वो सारा शब्द विचार कहलाता है। तो शब्द की परिभाषा हुई कि जब 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है और शब्दों के शुद्ध उच्चारण, लेखन और उपयोग को जब हम जानते हैं तो वो शब्द विचार कहलाता है। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं इनका वर्गीकरण किन किन आधार पर किया जाता है। शब्दों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। शब्दों का वर्गीकरण हम 4 भागों के आधार पर करते हैं, जिसमें कि पहला है उत्पत्ति के आधार पर। शब्दों का वर्गीकरण हम 4 आधारों पर करते हैं। सर्वप्रथम उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर, तीसरा है प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, और चौथा है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। शब्दों का वर्गीकरण हम 4 भागों में करते हैं: उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। इनको फिर और भागों में विभाजित किया जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार का मतलब होता है कि इन शब्दों का निर्माण कैसे हुआ, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इनके स्रोत क्या थे जिनसे कि इनका निर्माण हुआ। तो सबसे पहले देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर इनका वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण।
उत्पत्ति के आधार पर इन्हें 5 भागों में विभाजित किया जाता है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 5 भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले आते हैं तत्सम शब्द। सबसे पहले जो होते हैं वो होते हैं तत्सम शब्द, दूसरे होते हैं तद्भव शब्द, तीसरे होते हैं देशज, चौथे होते हैं विदेशी और 5वें नंबर पर आते हैं संकर शब्द, जिन्हें हम मिश्रित शब्द भी कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 5 भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर या मिश्रित शब्द। सबसे पहले देखते हैं तत्सम शब्द। तत्सम शब्द का मतलब होता है, तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो कि मूल भाषा से, मूल भाषा कौन सी? संस्कृत, हिंदी की जननी संस्कृत मानी जाती है। तो वे शब्द जो अपनी मूल भाषा यानी संस्कृत से हूबहू या वैसे के वैसे हिंदी भाषा में अपना लिए गए। तत्सम का शाब्दिक अर्थ अगर हम देखते हैं, तत्सम का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखते हैं तो तत् यानी उसके और सम यानी समान, उसके समान, उसके जैसा, हूबहू। तत्सम का मतलब होता है उसके समान, उसके जैसा या हूबहू। तो वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हूबहू या वैसे के वैसे या बिना अपना रूप परिवर्तन किए हिंदी भाषा में अपना लिए गए, हिंदी भाषा में प्रचलन में आ गए, वे सारे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं, जो कि संस्कृत से प्राकृत, पाली, शौरसेनी, अपभ्रंश इन सभी भाषाओं से होते हुए हिंदी में आए और लेकिन उनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, जैसे हम बोलते हैं अग्नि। अग्नि संस्कृत का शब्द है। अग्नि संस्कृत में भी अग्नि होती है और हिंदी में भी अग्नि होती है। तो अग्नि जो है वो एक तत्सम शब्द होता है। लेकिन अगर हम इसे आग बोलते हैं, आग बोलते हैं तो यह अग्नि का रूप परिवर्तन होकर आग हुआ है, इसलिए यह एक तद्भव शब्द है। तत्सम शब्द वे शब्द जो मूल भाषा से यानी संस्कृत भाषा से वैसे के वैसे या बिना अपना रूप परिवर्तन करे हिंदी में आ गए, वे सारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। इसके आगे आते हैं तद्भव शब्द। इसके आगे आते हैं तद्भव शब्द। तो तद्भव शब्द जो होते हैं वो इनके विपरीत में होते हैं। विपरीत का मतलब कि जब संस्कृत भाषा के वे शब्द जो अपना रूप परिवर्तन कर वे शब्द जो अपना रूप परिवर्तन करके हिंदी भाषा में आए हैं, या जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आते आते जिन्होंने अपना रूप परिवर्तन कर लिया हो, वे सारे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें कि अगर मैं ऐसे बोलूं कि मुझे प्रथम स्थान मिला या मैं कक्षा में प्रथम आया, तो प्रथम जो शब्द है वह तत्सम होगा। अगर मैं ऐसे कहूँ कि मुझे प्रथम स्थान मिला तो प्रथम जो शब्द है वो तत्सम होता है। लेकिन अगर इसी को मैं उच्चारण की सरलता के आधार पर या फिर लेखन की सरलता के आधार पर पहला बोलती हूँ, अगर हम बोलते हैं कि मुझे पहला स्थान मिला, तो यह तद्भव शब्द हो गया। प्रथम का तद्भव रूप पहला होता है। तो वे शब्द जो अपना रूप परिवर्तित लेते हैं हिंदी में आते आते जिनका परिवर्तित हो जाता है, वे सारे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। अब तत्सम और तद्भव शब्दों के अब कुछ हम ऐसे बिंदु देखते हैं जिनसे कि हम तत्सम और तद्भव शब्दों में फ़र्क कर सकते हैं, अंतर ज्ञात कर सकते हैं। हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्ताक्षर होते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। तो जो शब्द संयुक्ताक्षरों से बनते हैं, संयुक्ताक्षरों से निर्मित शब्द हमेशा तत्सम शब्द कहलाते हैं। संयुक्ताक्षरों से निर्मित शब्द हमेशा तत्सम शब्द होते हैं। इसके अलावा दूसरा जो इसका बिंदु है वो होता है कि री से जो बनते हैं, री जो वर्ण है
वो संस्कृत की एक मूल ध्वनि मानी जाती है या मूल ध्वनि होती है। री जो वर्ण है वो संस्कृत की मूल ध्वनि होती है, इसलिए री से बनने वाले सभी शब्द जैसे ऋषि, ऋतु, ये सारे तत्सम शब्द होते हैं। संयुक्ताक्षरों से बनने वाले सभी शब्द तत्सम होते हैं, री से बनने वाले शब्द तत्सम होते हैं। तीसरा इनका अंतर, अगर हम तत्सम और तद्भव शब्दों के अंतर के बिंदु देख रहे हैं तो उनमें पहला है संयुक्ताक्षरों से बनने वाले शब्द तत्सम होते हैं, री से बनने वाले शब्द तत्सम होते हैं, और चंद्र बिंदु वाले जो शब्द होते हैं जिन्हें कि हम अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक जो वर्ण होते हैं जिसे कि हम चंद्र बिंदु द्वारा दर्शाते हैं, वो कभी भी तत्सम शब्द नहीं होते। एक बात ध्यान से देखिएगा, इन बिंदुओं को अगर आप समझ लेते हैं तो आपको तत्सम और तद्भव शब्दों के अंतर करने में कठिनाई नहीं होगी। संयुक्ताक्षरों से बनने वाले शब्द तत्सम होते हैं। संयुक्ताक्षर कौन कौन से होते हैं? संयुक्ताक्षर हिंदी में 4 होते हैं, उनसे बनने वाले शब्द तत्सम होते हैं। री से बनने वाले शब्द तत्सम होते हैं क्योंकि री जो है वो संस्कृत की मूल ध्वनि या मूल वर्ण माना जाता है। अनुनासिक वर्णों से बनने वाले शब्द कभी भी तत्सम नहीं होते। तीसरा बिंदु है, अनुनासिक से बनने वाले शब्द कभी भी तत्सम शब्द नहीं होते। क्यों? क्योंकि अनुनासिक जो ध्वनि है वो संस्कृत में नहीं होती। अनुनासिक ध्वनियाँ हिंदी वर्णमाला में या हिंदी विषय में ही मान्य होती हैं। अनुनासिक ध्वनियाँ संस्कृत में नहीं होती, इसलिए अनुनासिक से बनने वाले शब्द कभी भी तत्सम शब्द नहीं होते, जबकि अनुस्वार से बनने वाले शब्द तत्सम होते हैं। इसका प्रयोग कभी भी तत्सम शब्दों में नहीं होता, जबकि अनुस्वार का प्रयोग हमेशा तत्सम शब्दों में होता है। यह एक अंतर जो है वो आप स्पष्टतः समझ लीजिए। चंद्र बिंदु वाले जो शब्द होते हैं या अनुनासिक जो शब्द होते हैं वो कभी भी तत्सम नहीं होते, क्योंकि अनुनासिक या चंद्र बिंदु से बनने वाले जो शब्द होते हैं वो कभी भी तत्सम नहीं होते, क्योंकि अनुनासिक ध्वनि हिंदी में ही मान्य होती है, जबकि अनुस्वार से बनने वाले शब्द तत्सम शब्द होते हैं। यह संस्कृत की मूल ध्वनि भी मानी जाती है या अनुस्वार का प्रयोग जो है वो संस्कृत में भी होता है। इस प्रकार यह मुख्य 4 बिंदु होते हैं जिनसे कि हम तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग अंतर जान सकते हैं। इस प्रकार यह 4 मुख्य बिंदु होते हैं जिनसे कि हम तत्सम और तद्भव शब्दों का अंतर जान सकते हैं। जैसे संयुक्ताक्षरों से बनने वाले शब्द तत्सम होते हैं, री से बनने वाले शब्द तत्सम होते हैं। अनुनासिक से बनने वाले शब्द तत्सम नहीं होते और अनुस्वार से बनने वाले शब्द तत्सम होते हैं। इसके अलावा अंतर का एक मुख्य बिंदु आप अपने आप जो आप खुद देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो शब्द आपको बोलने और सुनने में कठिनाई देते हैं, जिनको बोलने में आपको कठिनाई का एहसास होता है, कठिनाई होती है, जैसे उष्ट्र है, मतलब जो शब्द आपको बोलने में कठिन लगते हैं, सुनने में कठिन लगते हैं, समझने में कठिन लगते हैं, वे शब्द तत्सम होते हैं। और जो आपको बोलने में, उच्चारण करने में, लिखने में, इन सब में सरल लगते हैं, वो तद्भव शब्द होते हैं। तो यह मुख्य बिंदु थे जिनसे कि हम तत्सम और तद्भव शब्दों का अंतर जान सकते हैं। आज हमने शब्द विचार में शब्दों को कितने भागों में बांटा वो देखे, शब्द की परिभाषा देखी, शब्द विचार की परिभाषा देखी। तो एक बार फिर से हम इनका दोहरान करते हैं कि भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो वर्ण कहलाती है। वर्णों के योग से शब्द बनते हैं। शब्द की परिभाषा, जब 2 या 2 से अधिक वर्ण कोई सार्थक मेल करते हैं वो शब्द कहलाते हैं। अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछी जाती है तो वो वर्ण कहलाती है,
भाषा की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, लेकिन अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द कहलाती है। एक बार फिर से सुनिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, जिसके कि हम आगे टुकड़े ना कर सके, लेकिन अर्थ की दृष्टि से अगर हमें भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछी जाती है तो वो शब्द कहलाती है। शब्दों का वर्णन हम 4 भागों में करते हैं, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को फिर 5 भागों में बांटा जाता है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर, जिसमें कि हमने आज तत्सम और तद्भव शब्द देखे। संस्कृत भाषा के या मूल भाषा के वे शब्द जो बिना रूप परिवर्तन करे हिंदी भाषा में प्रयोग में लिए जाने लगे, वे सारे तत्सम शब्द कहलाते हैं, और जो रूप परिवर्तन के साथ हिंदी भाषा में आए हैं वे सारे तद्भव शब्द कहलाते हैं। अगर आज के इस बिंदु में आपको यहाँ तक कोई बात समझ में ना आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको फिर से वो बताऊंगी। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज की कक्षा के लिए बस इतना ही, आगे पढ़ेंगे देशज, विदेशी और संकर शब्द। तब तक के लिए धन्यवाद।